Good morning, students. Today's we continue our chapter 12, and it is the last day of your this chapter. Today's we completed this chapter and started a new chapter. Okay. So now our last top in previous video we studied about the interference due to a single diffraction due to a single slit. I hope you study and see the video very well, because this video can't make by me, but the specialist provide you video, and the concept of this video is very clear. So I hope the video is completely understanding by you. Now our next topic which we started here, interference fringes produced due to white light. यहाँ पर सबसे पहले चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्क्रीन पर ब्राइट डार्क का अल्टरनेटिवली फ्रिंजेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं, तो व्हाइट लाइट की वजह से जब इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं, तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मैनी कलर्स। व्हाइट लाइट कई कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर पूरा विबग्योर होता है, और उन कलर्स की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो भी डिफरेंट बनता है। जो फ्रिंजेस बनती है उनकी भी विड्थ डिफरेंट होती है। तो हम ये कहते हैं कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड विद वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 3800 टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी वायलेट से लेकर रेड तक कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर, और जिनकी रेंजेस 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। Okay, different color component of white light produce their own interference pattern। यानी ये different color components होते हैं, ये अपना खुद का interference pattern produce करते हैं, और जो इनके फ्रिंजेस होती हैं उनकी विड्थ भी अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो सेंटर पार्ट बनता है, सेंटर फ्रिंज जो बनती है, उस सेंटर फ्रिंज की, दिस इज द सेंटर फ्रिंज, ये हमेशा ब्राइट बनती है। ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाई द सेंटर फ्रिंज बिकम्स ब्राइट, बिकॉज द पाथ डिफरेंस फ्रॉम S1 एंड S2 ऑफ द वेव बिकम्स जीरो। यहां से यहां और यहां से यहां तक जो वेव पहुंच रही है उनकी पाथ डिफरेंस कितना है? जीरो। और जीरो पाथ डिफरेंस है तो कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कौन सी फ्रिंज बनती है? ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो तो ऑलवेज ब्राइट होगी, बिकॉज द पाथ डिफरेंस इज जीरो फॉर ऑल सच कंपोनेंट। सो इफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट द सेंटर, कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर फ्रिंज इज व्हाइट। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि जब हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? तो फ्रिंज विड्थ का हमने फॉर्मूला निकाला है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आता जाएगा, फ्रिंज विड्थ में भी चेंजेस आता जाएगा। फ्रिंज विड्थ अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से उसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो ये पूरा टॉपिक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाइट लाइट, वो यही हमें बता रहा है कि डिफरेंट कलर्स के लिए जो फ्रिंज विड्थ होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है, इसको हम देखते हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिमा वही जो व्हाइट कलर से मिलकर बना हुआ है। तो हमने ये कहा कि लेट एक्स एन बी द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम O। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज की, कि लेट हम लिखते हैं यहां पर एक्स एन बी द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O से
nth मिनिमा की डिस्टेंस कितनी है xn, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से xn इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पहले इवैल्यूएट कर चुके हैं, xn इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी। हमें क्या निकालनी है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा बनेगा। तो विड्थ ऑफ तो कैसे, अगर xn आपका मिनिमा है, xn प्लस 1 आपका मिनिमा है, तो ये जो बीच वाला है ये क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमा। If xn is minima and xn plus 1 is minima, then this distance या the part between xn and xn plus 1 is called the maxima। तो जब हम सेकेंडरी मैक्सिमा की यहाँ पर बात करते हैं तो हम जब इवेल्युएट करेंगे इसको तो बीटा इक्वल्स टू xn plus 1 माइनस xn। अब xn plus 1 माइनस xn तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम माइनस, ओके, तो लैम्डा डी बाई डी, दिस इज n प्लस 1 माइनस n। तो बीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई आपकी, दिस वन, गॉट इट। तो यहां से ये आपका निकला क्या सेकेंडरी मैक्स। लेकिन अब एक चीज और समझिएगा कि जब हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं तो सेंटर के वो इधर भी बनेगा और सेंटर के वो इधर भी बनेगा। तो ये तो हमने वन साइड की बात की है, ये तो हमने वन साइड की बात की वजह से यहां से xn डिस्टेंस पे ये था और xn प्लस 1 पे ये था, इसी तरह से xn डिस्टेंस पे यहां भी होगा और xn प्लस 1 पे यहां भी होगा। तो एक मैक्सिमा इधर एक मैक्सिमा इधर, तो ये तो सिंगल मैक्सिमा है। तो दोनों तरफ अगर मैक्सिमा बनते हैं तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो दिस इज द 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गई आपकी कि सेंटर से ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा, तो टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो गई आपकी 2 लैम्डा डी बाई डी, ओके, क्योंकि दोनों तरफ का कंसीडर होगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो हम टेबल बनाते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों को अब हमें समझाना है कि दोनों में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस होता क्या है, इंटरफेरेंस होता है कि जहां पर 2 और मोर देन 2 वेव्स आकर सुपरपोज्ड होती हैं तो वहां पर इंटरफेरेंस होता है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वन 2 और मोर देन 2 वेव्स superposed with each other coming from coherent sources। क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन बहुत रिक्वायर्ड है कि जो वेव्स निकलनी चाहिए वो कहां से निकलनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज से। अगर वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज से नहीं निकलेगी तो इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, ओके। अब यहां पर जब डिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो यहां डिफ्रैक्शन में हम ये कहते हैं कि इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। यहां पर सुपरपोजिशन होता तो है लेकिन सेकेंडरी वेवलेट्स का होता है जो किसी एक पर्टिकुलरली प्राइमरी वेवलेट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट से निकलती है। यानी जैसे ये आपका वेव फ्रंट, यहां से ये सेकेंडरी वेवलेट्स बना, ये तो ये जो सुपरपोजिशन हुआ इस जगह पर, तो ये सुपरपोजिशन का जो रीजन है वो क्या है, डिफ्रैक्शन, ओके। इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज प्रोड्यूस, सेकंड वाला जो है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द 2 और मोर देन 2 कोहेरेंट सोर्सेज, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू अ सिंगल स्लिट।
डिफ्रैक्शन हमेशा सिंगल स्लिट से प्रोड्यूस होता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस फ्रिंज जनरली कांस्टेंट होती है, उनकी विड्थ फिक्स होती है। हमने देखा बीटा डार्क और बीटा ब्राइट दोनों के लिए लैम्डा डी/डी आता था, लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस में क्या होता है कि विड्थ वैरिंग होती चलती है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विड्थ में चेंजेस आता जाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न में गुड कॉन्ट्रास्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा में, यानी मैक्सिमा और मिनिमा को आप आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर ये मिक्स हो जाती हैं, ब्लर्ड हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। ओके, now the resolving power. इसमें है सबसे पहला आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि अलग अलग देखना, किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट देखना, उन्हें स्प्लिट करके देखना, उन्हें क्लियरली देखना, दिस इज द रिजोल्यूशन। और लिमिट का मतलब होता है कि आप कहां तक उसे अलग अलग देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, बहुत पास पास हैं, अब मैं इन्हें धीरे धीरे दूर ले जाता जा रहा हूं, दूर ले जाता जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? धीरे 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 इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। या फिर कोई दूर ऑब्जेक्ट है, जैसे हम तो यूं बात करते हैं कि एक ट्रेन है बहुत दूर जा रही है, अब जब ट्रेन बहुत दूरी से जा रही है तो उनकी बॉगीज के बीच का जो गैप है वो गैप हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम जैसे जैसे उसके पास जाते जाते वैसे वैसे उसका गैप नजर आता जाता है। यानी जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें हल्का सा भी गैप नजर आ गया, दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो आपकी लिमिट हो गई, वहां से वो आपने उसको रिजॉल्व कर दिया, वहां से आपने उसको स्प्लिट कर दिया। तो अगर हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट। स्मॉलेस्ट, मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट सेपरेटली, जहां पर वो सिर्फ थोड़ा सा सेपरेट होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, सीन और रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उसको हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम आइस से देख रहे हैं तो आइस भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आइस हो गया। अगर हम किसी टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो टेलीस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो रिजोल्यूशन जो हुआ वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उस इंस्ट्रूमेंट का कहलाएगा जहां पर आप उन ऑब्जेक्ट को जस्ट सेपरेट देख रहे हो। ओके, इसके बाद में आती है रिजॉल्विंग पावर। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में हम लिखते हैं लीनियर, स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द रिजॉल्विंग पावर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू रिजॉल्व और सेपरेट द इमेज ऑफ टू नियर बाय पॉइंट्स ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जिसकी वजह से टू नियरेस्ट सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। ओके, सो दैट दे कैन बी डिस्टिंक्टली सीन, it is equal to reciprocal of the limit of resolution of the optical instrument. तो resolving power क्या हुई? Power of instrument for seeing nearby objects to separate. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल से मतलब क्या है कि यहां पर जब हम कहते हैं कि जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर कम, और जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, बहुत तरीके से समझा रहा हूं, समझिएगा।
एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इंस्ट्रूमेंट लेकर हम ट्रेन की ओर जा रहे हैं, हमें बॉगीज का गैप देखना है। अब मैं ट्रेन के एकदम पास चले गया, जब जाकर मुझे बॉगीज का गैप दिखाई दिया तो वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो था वो क्या हो गया, ज्यादा, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, कम, क्योंकि उसको एकदम पास जाना पड़ा। अब हम वापस एक और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेके गए तो बहुत दूरी पर से ही मुझे वो दोनों डिब्बे अलग अलग दिखाई देने लग गए। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो हो गया कम और रिजॉल्विंग पावर हो गई ज्यादा। यानी तुम तो यूं समझो कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है और मैं डिस्टेंस से ही उसको सेपरेट देख रहा हूं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है और मेरा इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। और अगर मैं पास जाकर उसे अलग अलग देख रहा हूं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है और रिजॉल्विंग पावर कम है। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कोई भी सर्कुलर अपर्चर है, इसमें 2-3 वैल्यूज हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है इस जगह पे। तो जैसे कोई सर्कुलर अपर्चर है, मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन इज गिवन बाय, तो कोई भी सर्कुलर अपर्चर का फॉर सर्कुलर अपर्चर मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन is given by थीटा मिनिमम। यानी कोई भी सर्कुलर अपर्चर है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कितना होगा, क्योंकि सर्कल की लीनियर डिस्टेंस तो मैं निकाल नहीं सकता, उसकी तो मैं एंगुलर ही निकालूंगा। तो एंगुलर के लिए मिनिमम रेजोल्यूशन कितना होगा, थीटा मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय डी, जहां पर ये कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है यहाँ पे डायमीटर ऑफ एपर्चर। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इस जगह पर कि किसी भी सर्कुलर एपर्चर के लिए जो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो होता है थीटा मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय डी, और जहां पर डी होता है डायमीटर ऑफ एपर्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा हमारे पास में 2 स्टार्स है, जैसे ठीक है, और ये क्या है आपका टेलीस्कोप। ये एंगल है आपका थीटा और ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो अब यहां पर हमें कह रहे हैं कि इफ 2 स्टार्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, 2 स्टार्स हैं, इन 2 स्टार्स की, क्योंकि अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हम देख रहे हैं, तो 2 स्टार्स के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, एल, फ्रॉम एल एंड दे आर एट डिस्टेंस डी फ्रॉम टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से कितने डिस्टेंस पे है, ये डी डिस्टेंस पे है। द एंगल सबटेंडेड बाय 2 स्टार्स ऑन टेलीस्कोप इज थीटा। इसके टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ऊपर ये दोनों स्टार्स कितना एंगल मेक कर रहे हैं, थीटा एंगल मेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, तो थीटा इक्वल्स क्या हो गया तुम्हारा, एल बाय डी। ओके, अब यहां पर हम क्या जानते हैं, थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, सिंस थीटा मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो यहां पर दोनों को बराबर कर दो बाय 1 एंड 2, तो बाय 1 एंड 2 थीटा मिनिमम इक्वल्स टू एल बाय डी इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसके लिए, फॉर टेलीस्कोप।
पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूलों को याद रखना है हमें, क्योंकि इसका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डायरेक्टली ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद में अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, देखो फॉर माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के लिए हम कहते हैं यहां पर थीटा मिनिमम इक्वल्स टू एस बाय एफ। एफ क्या हो जाती है यहां पर, फोकल लेंथ। एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यहां से एस की वैल्यू निकालते हैं हम, एस इक्वल्स टू थीटा मिनिमम एफ, और थीटा मिनिमम की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1.22 लैम्डा बाय डी एफ। तो ये आपकी माइक्रोस्कोप के लिए रिजोल्यूशन लिमिट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर 12 आपका कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये हमने कंप्लीट किया। तो टुडेज योर चैप्टर 12 इज फिनिश्ड, नाउ वी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।